हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी पॉइंट। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट जनरल साइंस के टॉप 25 क्वेश्चंस के बारे में, और जिसकी ये प्रैक्टिस सेट है प्रैक्टिस सेट 21। इसके पहले की 20 प्रैक्टिस सेट आपको साइंस की प्लेलिस्ट में मिल जाएगी, तो जिसने भी उन वीडियोस को नहीं देखा है जाकर के देख लीजिएगा। काफ़ी ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कशन किए गए हैं, और ये वीडियो उन सभी एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट है जहाँ पे भी जनरल साइंस के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। ठीक है, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखा करिए और कमेंट करके अपनी स्कोर बताया करिए कि 25 में से आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। और लास्ट में आपको एक क्वेश्चन प्रोवाइड किया जाता है, उसके भी आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देने होते हैं। ठीक है, तो जिसने भी चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे कि वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जल्दी से मिल जाए। और वीडियो की पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो, जिसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। और सबसे इंपॉर्टेंट न्यूज़ की ऑनलाइन स्टडी पॉइंट का अब एंड्रॉइड ऐप लॉन्च हो चुका है, तो अभी तक इंस्टॉल नहीं किया है, जल्दी से जाकर के प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर ले। ठीक है ना, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, अनुप्रस्थ तरंगे यानी कि ट्रांसवर्स वेव किस माध्यम से उत्पन्न की जा सकती है। 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, इनमें से क्या करेक्ट हो जाएगा। तो इसका आंसर करेक्ट है ऑप्शन बी, यानी कि सिर्फ ठोस में क्या उत्पन्न की जा सकती है, तो ट्रांसवर्स वेव यानी कि अनुप्रस्थ तरंगे उत्पन्न की जा सकती हैं। और तीनों माध्यम से उत्पन्न की जा सकती है, लॉन्गिट्यूडनल वेव यानी कि अनुदैर्ध्य तरंगे। ठीक है, तो लॉन्गिट्यूडनल वेव तीनों माध्यम से उत्पन्न की जा सकती हैं। और आपसे पूछा है क्वेश्चन में अनुप्रस्थ तरंगे यानी कि ट्रांसवर्स वेव, तो वो सिर्फ ठोस माध्यम में उत्पन्न की जा सकती हैं। यहाँ तक क्लियर हो गया। आइए इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। इसका एक्सप्लेनेशन क्या है। अनुप्रस्थ तरंग उस तरंग को कहते हैं जिसके दोलन यानी कि माध्यम के जो कण होते हैं वो तरंग संचरण की दिशा के लंबवत होते हैं। ठीक है, विद्युत चुंबकीय तरंगे पूछा जाए किस प्रकार की तरंगे होती है, तो विद्युत चुंबकीय तरंगे भी अनुप्रस्थ तरंगे होती हैं, यानी कि ट्रांसवर्स वेव होती हैं। यहाँ तक क्लियर हो गया। आइए चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, आरएनए यानी कि राइबोन्यूक्लिक एसिड पाया जाता है। राइबोन्यूक्लिक एसिड कहाँ पे पाया जाता है, ये आपको बताना है। तो इसका आंसर करेक्ट है ऑप्शन सी, यानी कि कोशिका द्रव्य में पाया जाता है क्या, आरएनए राइबोन्यूक्लिक एसिड। अगर आपसे पूछा होता डीएनए कहाँ पाया जाता है, तो डीएनए पाया जाता है माइटोकॉन्ड्रिया में। और अगर यहाँ पे न्यूक्लियस ऑप्शन में होता तो डीएनए जो है न्यूक्लियस में भी पाया जाता है। ठीक है, और डीएनए न्यूक्लियस के अलावा और कहाँ पे पाया जाता है, ये क्वेश्चन काफ़ी पूछा जाता है कि न्यूक्लियस के अलावा डीएनए कहाँ पे पाया जाता है, तो न्यूक्लियस के अलावा डीएनए माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है। और अब आपसे क्वेश्चन आज पूछा था कि आरएनए कहाँ पाया जाता है, तो आरएनए पाया जाता है कोशिका द्रव्य में। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चंस को जरूर से याद रखिएगा, काफ़ी ज़्यादा एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चंस हैं। ओके, तो यहाँ तक क्लियर हो गया। एक चीज़ और समझ लीजिए डायग्राम से कि डीएनए में क्या होता है, देखिए द्विखंडित संरचना है, जबकि आरएनए कैसी संरचना है, तो आरएनए जो होती है एकल संरचना होती है। आइए इसका एक्सप्लेनेशन में आपको हम अच्छे से एक्सप्लेन कर देते हैं। आरएनए एक अकेली बहुन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला वाला एक लंबा तंतुनुमा अणु होता है, जिसमें फॉस्फेट और राइबोज शर्करा की इकाइयां एकांतर में स्थापित होती हैं। यहाँ तक क्लियर हुआ। आरएनए जो होता है वो एकल होता है, और डीएनए जो होता है वो द्विगुणित संरचना वाला होता है। ठीक है, डीएनए की तरह आरएनए में भी राइबोज से जुड़े 4 क्षारक होते हैं। अंतर केवल इतना होता है डीएनए और आरएनए में कि इसमें थाइमिन के स्थान पर क्या होता है, यूरोसिल होता है। ठीक है, इसमें थाइमिन के स्थान पे यूरोसिल होता है। आइए हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, आँख का कौन सा भाग आँख के रंग का निर्धारण करता है। आपसे पूछा गया है क्वेश्चन में कि आँख का कौन सा भाग आँख के रंग का निर्धारण करता है, ये आपको बताना है। तो इसका आंसर क्या करेक्ट है, इसका आंसर करेक्ट हो जाएगा आइरिस। ठीक है, आइरिस जो होती है वो आँख के कलर का निर्धारण करती है। जैसे कि आप लोग डायग्राम में देख रहे होगे कि ये ब्लू कलर की आइज है, तो ब्लू कलर की आई है किसकी वजह से ये निर्धारण हो रहा है, तो ये निर्धारण हो रहा है आइरिस की वजह से। ठीक है, और आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि यदि किसी की नेत्र जो है खराब हो गई, कोई व्यक्ति देख नहीं पा रहा है, तो मतलब वह क्या चीज़ खराब हुआ है, तो उसका आंसर होगा कि उसकी कॉर्निया खराब हो गई है। ठीक है, कॉर्निया खराब हो गई है तभी वह व्यक्ति नहीं देख पा रहा है। और नेत्रदान में किसको दिया जाता है, तो नेत्रदान में कॉर्निया को ही दिया जाता है। सारे क्वेश्चन बहुत अच्छे से याद रखिएगा, काफ़ी ही पूछे गए क्वेश्चन है। आइए हम आइरिस का एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं कि आइरिस क्या होती है। तो आइरिस एक सपाट और रिंग के आकार का झिल्ली होता है, जो आँख के कॉर्निया के पीछे केंद्र में एक समायोज्य परिपथ उद्घटन के साथ होता है, जिसे पुतली कहा जाता है। तो आइरिस को पुतली भी कहा जाता है। यह संरचना है जो एक व्यक्ति की आंखों को रंग प्रदान करती है। ठीक है ना, तो यही क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि व्यक्ति की आंखों को रंग प्रदान करती है, वो क्या है, तो आइरिस है। ठीक है, आइए चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, जीवन का भौतिक आधार यानी कि फिजिकल बेसिस क्या है। जीवन का भौतिक आधार क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट और काफ़ी बेसिक क्वेश्चन है, जल्दी से बताइए। तो इसका आंसर करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि जीव द्रव्य जो है वो जीवन का भौतिक आधार है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। जीव द्रव्य जीवन का भौतिक आधार है। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, अधिक ऊंचाई पर चढ़ता हुआ व्यक्ति आगे की ओर क्यों झुक जाता है। अधिक ऊंचाई पर अगर कोई व्यक्ति चढ़ रहा है तो वह आगे की ओर झुका सा प्रतीत होता है, या फिर झुक जाता है आगे की ओर थोड़ा सा, वह क्यों करता है ऐसा। तो इसका आंसर करेक्ट होगा ऑप्शन सी, यानी कि स्थायित्व बढ़ाने के लिए। ठीक है, स्थायित्व बढ़ाने के लिए वह आगे की ओर थोड़ा सा झुक जाता है। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, इसको पढ़िए।
आधुनिक मानव को जंतुओं के किस वर्ग में रखा गया है? आपसे पूछा जा रहा है कि आधुनिक मानव को जंतुओं के किस वर्ग में रखा गया है। इसका आंसर दीजिए। 4 ऑप्शन आपके पास हैं। इसका आंसर करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि आधुनिक मानव को जंतुओं के प्राइमेट्स वर्ग में रखा गया है। यहाँ तक क्लियर हो गया? और प्राइमेट्स वर्ग क्या होता है, किसे कहते हैं और इसमें क्या क्या पाए जाते हैं, आइए इसका एक्सप्लेनेशन में देख लेते हैं। प्राइमेट जैविक आदेश प्राइमेट्स का कोई भी सदस्य है वह समूह जिसमें मनुष्य सहित बाद की श्रेणी के साथ आमतौर पर लीमर, बंदर और वानर से संबंधित प्रजातियां शामिल होती हैं, प्राइमेट्स में रखे जाते हैं। और प्राइमेट्स जो होते हैं वो पूरी दुनिया में पाए जाते हैं। यहाँ तक क्लियर हो गया आप लोगों को? तो आपके क्वेश्चन का आंसर था प्राइमेट्स। ओके, आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आपके स्क्रीन पे है, जीवाणुओं को नष्ट करने के लिए निम्नलिखित में से किस गैस का प्रयोग किया जाता है? जीवाणुओं को नष्ट करने के लिए निम्नलिखित में से किस गैस का प्रयोग किया जाता है? इसका आंसर बताना है। तो इसका आंसर करेक्ट है ऑप्शन ए, यानी कि क्लोरीन गैस का प्रयोग किया जाता है जीवाणुओं को नष्ट करने के लिए। ठीक है, क्लोरीन का किससे रिप्रेजेंट करते हैं? Cl से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका परमाणु क्रमांक क्या होता है? तो इसका परमाणु क्रमांक 17 होता है। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या हो जाएगा? तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा 287, और 287 इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, यानी कि इसके वैलेंस शेल में बाह्य कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? तो इसके बाह्य कक्षा में इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे 7। ठीक है, क्लोरीन की बाह्य कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या हो जाएगी 7, और इसकी अगर आपसे वैलेंसी पूछेगा तो इसकी वैलेंसी हो जाएगी 1। क्यों वैलेंसी 1 हो जाएगी? क्योंकि यह एक इलेक्ट्रॉन को अगर ले लेगा किसी से, तो एक इलेक्ट्रॉन लेते ही वह क्या बन जाएगा? अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर जाएगा, यानी कि इसके लास्ट में 8 हो जाएंगे। और एक इलेक्ट्रॉन लेने के बाद क्लोरीन पे कैसा चार्ज आ जाएगा? तो एक इलेक्ट्रॉन लेने के बाद क्लोरीन पे चार्ज आ जाएगा नेगेटिव का। ठीक है, यानी कि माइनस साइन का इस पर चार्ज आ जाएगा। सारी ही चीज़ें आप लोगों को क्लियर हो गई। अब आप लोग कमेंट करके बताओ कि क्लोरीन धातु है कि अधातु है। जैसे ही आप लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखोगे तो आप लोग बता दोगे तुरंत कि क्लोरीन धातु है कि अधातु है। तो कमेंट करके बताइए जल्दी से कि क्लोरीन मेटल है या नॉन मेटल है। ओके, आइए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आपकी स्क्रीन पे है, इनमें से कौन से गैस के प्रसरण का एक उदाहरण है? इनमें से कौन से गैसों के प्रसरण का एक उदाहरण है, ये आपको बताना है। खाने की सुगंध गैसों के प्रसरण का उदाहरण है। अगरबत्ती की खुशबू गैसों के प्रसरण का उदाहरण है। इत्र की महक गैसों के प्रसरण का उदाहरण है। यानी कि आपका आंसर क्या करेक्ट है? आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। गैसों का प्रसरण क्या होता है? यानी कि गैस जो होती है ना, जैसे कि अगरबत्ती आप जलाओगे तो उसकी जो खुशबू होगी वो पूरे कमरे में फैल जाएगी और भी बाहर चली जाएगी। ठीक है, उसी तरह से परफ्यूम वगैरह है, तो ये सारे कैसे हैं? गैसों के प्रसरण का उदाहरण होती है। ठीक है, आइए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन 9 पे आपकी स्क्रीन पे है, किस पौधे की पत्ती में जड़ यानी कि रूट लीफ पाई जाती है? किस पौधे की पत्ती में जड़ यानी कि रूट लीफ पाई जाती है? तो इसका आंसर करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन सी, ब्रायोफाइलम में। ब्रायोफाइलम एक ऐसा पौधा है जिसकी पत्तियों में जड़ पाई जाती हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया? तो आइए चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। आपकी स्क्रीन पे है, भोजन में उपस्थित शर्करा को माल्टोज में बदलता है। भोजन में उपस्थित कौन सा पदार्थ है या कौन सा एंजाइम है जो शर्करा को माल्टोज में बदल देता है? तो इसका आंसर क्या करेक्ट हो जाएगा? इसका आंसर करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन यानी कि टाइलिन। ठीक है, टाइलिन जो होता है वो क्या करता है? शर्करा को माल्टोज में बदल देता है। उसके बाद हम लोग बताते हैं आपको कि पेप्सिन क्या करता है। तो पेप्सिन जो होता है वो एक ऐसा एंजाइम होता है जो प्रोटीन को, ठीक है, पेप्सिन जो होता है वो प्रोटीन को चेंज कर देता है, यानी कि बदल देता है। किस में बदल देता है? तो वो प्रोटीन को बदल देता है एमिनो एसिड में। ठीक है, प्रोटीन को एमिनो एसिड में चेंज कर देता है कौन? पेप्सिन। और लाइपेज क्या करता है? तो लाइपेज जो होता है वसा को बदल देता है वसीय अम्ल या फिर ग्लिसरॉल में, यानी कि वसा को बदल देता है फैटी एसिड में। ठीक है, वसा को बदल देता है फैटी एसिड या फिर ग्लिसरॉल में। यहाँ तक क्लियर हो गया? तो टाइलिन जो है वो क्या करता है? शर्करा को माल्टोज में बदलता है। पेप्सिन जो है वो प्रोटीन को बदलती है एमिनो एसिड में, और उसके बाद लाइपेज जो होता है वो वसा को बदल देता है फैटी एसिड में। यहाँ तक क्लियर हो गया? सारे क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जरूर से इसको याद रखिए। ठीक है, आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 11 आपकी स्क्रीन पे है, कशेरुक दंड यानी कि वर्टिब्रेट में हड्डियों की कुल संख्या पाई जाती है। कशेरुक दंड यानी कि वर्टिब्रेट में हड्डियों की कुल संख्या कितनी होती है? तो इसका आंसर करेक्ट होगा ऑप्शन डी, यानी कि 33 होती है। ठीक है, कशेरुक दंड में हड्डियों की संख्या 33 होती है। यहाँ तक आप सभी को क्लियर हो गया? आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन 12 आपकी स्क्रीन पे है। ओके, तो क्वेश्चन को पढ़िए क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा पीड़कनाशी ओजोन का ह्रास करता है? आपसे पूछा जा रहा है, 4 ऑप्शन दिए गए हैं, पूछा है कि कौन सा पीड़कनाशी ओजोन का ह्रास करता है। तो इसका आंसर करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि मेथिल ब्रोमाइड। ठीक है, मेथिल ब्रोमाइड क्या करता है? तो ओजोन का ह्रास करता है। यहाँ तक क्लियर हो गया? आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन 13 पे, खाद्य परीक्षण के रूप में सबसे अधिक प्रयोग होने वाला पदार्थ क्या है? खाद्य परीक्षण यानी कि खाना को जब टेस्ट किया जाता है, किसी भी टाइप के खाने को, तो उसमें टेस्ट करने में जब उसका परीक्षण करते हैं तो कौन सा पदार्थ सबसे अधिक रूप में प्रयोग किया जाता है?
तो इसका आंसर करेक्ट होगा ऑप्शन डी यानी कि बेंजोइक एसिड का सोडियम लवण। ठीक है, बेंजोइक एसिड का सोडियम लवण खाद्य परीक्षण के रूप में सबसे अधिक प्रयोग किया जाता है। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन 14 आपकी स्क्रीन पे है, पढ़िए। रक्त किस प्रकार का ऊतक है, ये आपसे पूछा जा रहा है। रक्त यानी कि ब्लड किस प्रकार का ऊतक यानी कि टिश्यू है। तो इसका आंसर करेक्ट होगा ऑप्शन बी यानी कि ब्लड जो है वो संयोजी यानी कि कनेक्टिव टिश्यू होता है। ठीक है, ब्लड कैसा टिश्यू है, तो ब्लड कनेक्टिव टिश्यू है। यहाँ तक क्लियर हो गया। अभी हम आगे के क्वेश्चन में आपको पूरा एक्सप्लेन कर देंगे कि नर्वस टिश्यू जो होता है इसमें किस प्रकार की चीज़ें होती हैं। ठीक है, आप थोड़ा सा देखिए 15th क्वेश्चन को। कोशिकाओं के समूह यानी कि ग्रुप ऑफ सेल को कहा जाता है। ग्रुप ऑफ सेल को क्या कहा जाता है, जल्दी से बताइए। तो इसका आंसर करेक्ट होगा ऑप्शन यानी कि टिश्यू कहा जाता है। ठीक है, ऊतक। ग्रुप ऑफ सेल यानी कि कोशिकाओं के समूह को ऊतक यानी कि टिश्यू कहते हैं। क्लियर हो गए यहाँ तक। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन 16 आपके स्क्रीन पे है। शैवालों का अध्ययन संबंधी विज्ञान को क्या कहा जाता है। जिसमें हम लोग शैवालों का अध्ययन करते हैं उसको क्या कहते हैं, बताइए। तो इसका आंसर करेक्ट होगा ऑप्शन बी यानी कि फाइकोलॉजी। ठीक है, तो शैवालों के अध्ययन करने को कहते हैं फाइकोलॉजी, और जहां आपसे पूछेगा कवक का अध्ययन तो कवक के अध्ययन करने को कहते हैं माइटोलॉजी। ठीक है, माइकोलॉजी में हो जाएगा कवक का अध्ययन, और शैवालों का अध्ययन आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है तो शैवालों के अध्ययन का हो जाएगा फाइकोलॉजी। यहाँ तक क्लियर हो गया। वायरोलॉजी, जैसा कि आपको नाम से ही स्पष्ट है कि वायरोलॉजी में अध्ययन किया जाता है वायरस का। ठीक है, सारी चीज़ें क्लियर हो गई। माइकोलॉजी कवक का अध्ययन, फाइकोलॉजी में शैवाल का अध्ययन, और वायरोलॉजी में वायरस का अध्ययन किया जाता है। ओके, आइए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। दूरदृष्टि यानी कि हाइपरमेट्रोपिया को दूर करने के लिए किस लेंस का उपयोग किया जाता है। हाइपरमेट्रोपिया को दूर करने के लिए किस लेंस का उपयोग किया जाता है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो इसका आंसर करेक्ट हो जाएगा उत्तल लेंस यानी कि कॉन्वेक्स लेंस का यूज़ किया जाता है। ठीक है, कॉन्वेक्स लेंस का यूज़ किया जाता है दूरदृष्टि को दूर करने के लिए। और अगर यही पूछा जाता है कि अवतल लेंस का उपयोग कब करते हैं, तो अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है निकट दृष्टि को दूर करने के लिए। ठीक है, तो आपको क्लियर हो गया। उत्तल लेंस जो होता है वो दूरदृष्टि के लिए यूज़ किया जाता है, और अवतल लेंस यानी कि कॉनकेव लेंस का यूज़ किया जाता है निकट दृष्टि दोष के लिए। ठीक है, निकट दृष्टि दोष के लिए कॉनकेव लेंस का यूज़ किया जाता है, और दूर दृष्टि दोष के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। यहाँ तक क्लियर हो गया। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, पढ़िए। निम्नलिखित में से कौन सा योग सुमेलित नहीं है। 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, बताइए क्या होना चाहिए। तो माइक्रोफोन जो होता है वो ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है, ये एकदम सही है। ऊर्जा का रूपांतरण यहाँ पे लिखा है। ठीक है, और लाउड स्पीकर जो है वो विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में कन्वर्ट करता है, ये भी एकदम सही है। डायनमो जो है वो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, ये भी एकदम ठीक है। सितार जो है वो क्या करता है, सितार ध्वनि ऊर्जा का यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है, ये गलत है। तो यही आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा यानी कि ऑप्शन डी। ठीक है, ऑप्शन डी सुमेलित नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए, तो सितार जो होता है वो यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में बदलता है। सितार क्या करता है, तो सितार यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में चेंज करता है, इतना ध्यान दीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे उल्टा लिखा हुआ है, यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में चेंज करता है सितार। ठीक है, क्लियर हो गया। आइए चलते हैं क्वेश्चन 19 आपकी स्क्रीन पे है। किस पदार्थ की विशिष्ट ऊष्मा यानी कि स्पेसिफिक हीट सबसे अधिक होती है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से क्या क्या है, बर्फ, बालू, पानी और लोहा। तो किसकी स्पेसिफिक हीट सबसे ज़्यादा होती है ये पूछा है। तो इसका आंसर करेक्ट होगा ऑप्शन सी यानी कि पानी की जो स्पेसिफिक हीट होती है ना वो सबसे ज़्यादा होती है। ठीक है, और सभी की स्पेसिफिक हीट कितनी होती है, पानी की स्पेसिफिक हीट कितनी होती है, आइए एक्सप्लेनेशन में देखते हैं। तो इसका एक्सप्लेनेशन देखिए। एक्सप्लेनेशन क्या है, वाटर यानी कि पानी की जो स्पेसिफिक हीट है वो कितनी है, तो पानी की स्पेसिफिक हीट है 4200। ये किस में मेज़र की जा रही है क्वांटिटी, तो ये मेज़र की जा रही है जूल प्रति किलोग्राम प्रति डिग्री सेल्सियस में। अल्कोहल की कितनी है, तो अल्कोहल की है 2400। सैंड यानी कि बालू की कितनी है, तो बालू की है 840। ग्रेनाइट की होगी 800। आइस की है 2100। ग्लास का कितना है, तो ग्लास का है 670। कॉपर का है 390, और आयरन यानी कि लोहा का है 460। यहाँ तक क्लियर हो गया आप सभी को। तो सबसे ज़्यादा किसकी है स्पेसिफिक हीट, तो सबसे ज़्यादा स्पेसिफिक हीट है वाटर की, कितनी है 4200। क्लियर हो गया सबकी। स्क्रीनशॉट आप लोग इसका एक बार ले लो, बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं ये सारे, काफ़ी एग्जाम में पूछे गए हैं क्वेश्चन है। ठीक है, तो आइए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। शरीर को कैलोरी की आवश्यकता गर्मी की अपेक्षा सर्दियों में बढ़ जाती है क्योंकि अधिक कैलोरी आवश्यक है। क्या होना चाहिए इसका आंसर करेक्ट, तो इसका आंसर करेक्ट होगा ऑप्शन सी यानी कि शरीर का ताप बनाए रखने के लिए कैलोरी की आवश्यकता पड़ती है, और कैलोरी की आवश्यकता ठंडियों में अधिक बढ़ जाती है क्योंकि शरीर का तापमान मेंटेन करना होता है। ठीक है, आइए चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। जड़त्व यानी कि इनर्शिया का गुण होता है। 4 ऑप्शन आपको दिए हैं, किस में होता है ये बताइए। तो इसका आंसर करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन यानी कि जड़त्व इनर्शिया का गुण प्रत्येक वस्तु में पाया जाता है। और जड़त्व का गुण क्या होता है, किसे कहते हैं, आइए एक्सप्लेनेशन में देखते हैं। इसका एक्सप्लेनेशन देखिए।
किसी वस्तु का वह गुण जो उसकी गति की अवस्था में किसी भी प्रकार के परिवर्तन का विरोध करता है जड़त्व यानी कि इनर्शिया कहलाता है। जड़त्व क्या होता है? किसी वस्तु का वह गुण जो उसकी गति की अवस्था में किसी भी प्रकार के परिवर्तन का विरोध करे, जड़त्व कहलाता है। दूसरे शब्दों में देखिए, तो दूसरे शब्दों में जड़त्व ही वह गुण है जिसके कारण वस्तु दिशा बदले एक सरल रेखा में समान वेग से चलती रहती है। जड़त्व का माप किस में करते हैं? तो जड़त्व का माप द्रव्यमान में होता है। ये भी क्वेश्चन आपको हम करवा चुके हैं कि जड़त्व का माप किस में किया जाता है, तो जड़त्व का माप द्रव्यमान यानी कि मास में किया जाता है। यहाँ तक क्लियर? आइए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन 22 आपकी स्क्रीन पे है। एक कोशिकीय जंतु अमीबा एवं यूग्लिना को किस संघ के अंतर्गत रखा गया है? एक कोशिकीय जंतु अमीबा और यूग्लिना को किस संघ के अंतर्गत रखा गया है? तो इसका आंसर क्या करेक्ट है? इसका आंसर करेक्ट है ऑप्शन डी यानी कि प्रोटोजोआ संघ के अंतर्गत रखा गया है। किसको रखा गया है? तो एक कोशिकीय जंतु अमीबा एवं यूग्लिना को। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है कि अमीबा एक कोशिकीय जंतु, अमीबा किस प्रकार का जंतु है? तो इसका आंसर करेक्ट होगा अमीबा एक कोशिकीय जंतु होता है। क्यों? क्योंकि उसमें केवल एक ही सेल पाई जाती है। यहाँ तक क्लियर हो गया? आइए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। मनुष्यों में होने वाले आनुवंशिक रोग कौन से हैं? 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, इनमें से बताइए कि मनुष्यों में होने वाले आनुवंशिक रोग कौन से हैं। तो इसका आंसर करेक्ट हो जाएगा उपयुक्त सभी। ठीक है, ये सारे ही जो हैं वो आनुवंशिक रोग हैं। वर्णांधता भी आनुवंशिक रोग है, हीमोफीलिया भी आनुवंशिक रोग है, टर्नर सिंड्रोम भी आनुवंशिक रोग हैं। तो ओवरऑल ये सभी आनुवंशिक रोग हो गए, इसलिए आपका आंसर करेक्ट हो गया ऑप्शन डी। ठीक है, वर्णांधता क्या होती है? वर्णांधता यानी कि कलर ब्लाइंडनेस, किसी भी प्रकार का उनको रंग जो है वो सही से नहीं देख पाता है, यानी कि कलर में भेद नहीं कर पाते हैं। हीमोफीलिया क्या होता है? हीमोफीलिया में रक्त का बहना बंद नहीं होता है। ठीक है, हीमोफीलिया को राजघराने की बीमारी भी कही जाती है। और यह इस बीमारी से रोग कैसे पीड़ित होते हैं? तो इसमें रक्त का जो बहना होता है वो बंद जल्दी से नहीं होता है, यानी कि अगर आपकी कटिंग कहीं पे हो गई, कट गया हाथ, तो वो जल्दी से ब्लड रुकना बंद नहीं होगा। यहाँ तक क्लियर हो गया? आइए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन 24 आपकी स्क्रीन पे है। शरीर में सभी ऐच्छिक तथा अनैच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित करने वाला ऊतक कौन सा है? इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। शरीर में सभी ऐच्छिक तथा अनैच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित करने वाला ऊतक क्या है? तो इसका आंसर करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि तंत्रिका ऊतक। ठीक है, तंत्रिका ऊतक क्या है? शरीर में सभी ऐच्छिक तथा अनैच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित करता है। संयोजी ऊतक अभी हमने आपसे पूछा था क्वेश्चन में, तो संयोजी ऊतक क्या था? तो संयोजी ऊतक था रक्त। ठीक है, तो रक्त यानी कि ब्लड जो है वो संयोजी ऊतक है। और तंत्रिका कैसा ऊतक है? तो तंत्रिका ऐसा ही ऊतक है जो शरीर में सभी ऐच्छिक तथा अनैच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित करता है। क्लियर हो गया यहाँ तक? और ऊतक क्या होता है? तो ग्रुप ऑफ सेल को हम लोग कहते हैं ऊतक। ग्रुप ऑफ सेल इज कॉल्ड ऊतक। ओके, सारी चीज़ें क्लियर हो गई। आइए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आज का लास्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे पढ़िए क्या कह रहा है क्वेश्चन 25 में। निम्नलिखित में से कौन सी गैस है जिसे एक्वा लंग्स में गोताखोरों द्वारा सांस लेने के लिए ऑक्सीजन में मिलाया जाता है? जैसे कि आपको डायग्राम में दिख रहा होगा कि गोताखोरों के द्वारा एक सिलेंडर लिए रहते हैं, तो इस सिलेंडर में ऑक्सीजन के साथ कौन सी गैस होती है? तो इसका आंसर करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि ऑक्सीजन के साथ इसमें हीलियम गैस को भी मिलाया जाता है। ठीक है, ऑक्सीजन के साथ इसमें हीलियम गैस को भी मिलाया जाता है। यहाँ तक क्लियर हो गया? तो लीजिए लास्ट में आपको एक क्वेश्चन प्रोवाइड करते हैं। क्वेश्चन ऑफ द डे क्या है? किस रंग के प्रकाश का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है? 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, इनमें से बताना है कि किस रंग के प्रकाश का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है। इस क्वेश्चन का आंसर बताइए कमेंट सेक्शन में कि क्या होना चाहिए, और साथ ही साथ ये बताइए कि 25 क्वेश्चन में से आप कितनी क्वेश्चन को सही कर पा रहे हो। और वीडियो आपको पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, कमेंट करके अपने रिव्यू बताया करिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। ओके, थैंक यू सो मच।